देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर कर चुके हैं? हम लोग कुजुल कटफिसस, विम कटफिसस, जो तमाम कई प्रकार के जो शासक थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, कुषाणों के बारे में और हम लोगों ने पहले क्या देखा था? एक यूचू जनजाति, जो यूचू जनजाति के बारे में जो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। हमने ये भी बताया था ना कि शक के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए थे। हालांकि शक के बाद वैसे तो भारत में अगर विदेशी मौर्योत्तर काल में अगर विदेशी शासक आने का अगर क्रम देखा जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा? इंडो ग्रीक के बाद फिर कौन आते हैं? शक आते हैं। शक के बाद कौन आते हैं? पार्थियन या पहला वंश जिसको कहते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? कुषाण। तो ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा, इसलिए इस क्रम को हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा, आज का वीडियो हमारा पूरी तरह से ये रहेगा कि आखिर उसके आगे क्या हुआ कि जब भारत में शक लोगों का पीछा करते करते जब कुषाण यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो कई सारे जो है कुषाणों के बारे में हमने पढ़ा था, कुजुल कटफिसस के बारे में हमने पढ़ा था, विम कटफिसस के बारे में पढ़ा था। आज जो है हमारा किसके बारे में पढ़ना है? कनिष्क के बारे में पढ़ना है। और ये कुषाण वंश के सबसे महान शासक क्यों कहते हैं इनको? हालांकि हम बाद में इनके बारे में देखेंगे। इनको अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, कनिष्क को अशोक सेकेंड भी कहा जाता है। ये चीज़ तुम देखना, आगे चल के हम बताने वाले हैं अभी। तो कैसे बोलते हैं जरा से देखना। तो कनिष्क फर्स्ट कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कनिष्क कहते हैं। इनको कुषाण वंश का महानतम शासक कहा जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब महान कैसे हैं ये तो डिसाइड होगा आगे चल करके। वैसे अगर मोटा मोटी हमने कल भी बताया था कि महान किसको कहते हैं? महान उसको कहते हैं ना जिसके पास साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हो, जो कि कई सारे दूसरे जगहों को भी कैप्चर कर रखा हो। मतलब एक उनके सेना के ताकत के दम पर, उनके साम्राज्य के विस्तार के दम पर वो कितना दूर तक जो कितने कितने लोगों को हराया है। उसके बाद इनके माध्यम से शक संवत चलाया गया था। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि शक संवत किसके माध्यम से चलाया गया। जबकि विक्रम संवत के बारे में जब हम पढ़े थे तो विक्रम संवत किसने चलाया था? राजा विक्रमादित्य। जब वो किनको हराए थे? वो किसको? वही राजा विक्रमादित्य एक उपाधि है ना, जो कि कम से कम 13-14 राजाओं के बारे में जो है ये चीज़ मिलता है। अच्छा, वो जब हराते हैं, किनको हराए थे? शक लोगों को भगाए थे वहाँ से, जो उज्जैन का क्षेत्र के आसपास के एरिया से वो भगाए थे। वो कहाँ भाग के चले गए थे? मथुरा चले गए थे। मथुरा ही गए थे ना, या कहाँ गए थे? जैसे एक बार चेक कर लेने पीछे का, बैक्टीरिया नहीं गए थे। ठीक है, उसका बाद देखो, ये जो शक संवत चलाए थे वो कौन से टाइम में चलाए थे? जिस समय कि इनका राज्यारोहण शुरू हुआ था, जिस समय का इनका राज्य का शासन क्या हो गया, स्टार्टिंग हो रहा था, और उसी टाइम ये शक संवत चलाए थे। हालांकि जब विक्रम संवत की बात करते हैं जो कि 78 BC था वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, सॉरी 58 BC था, और ये क्या है 78 AD। इसको ईस्वी या फिर इसको AD भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ईस्वी के बाद कहानी शुरू हुआ यहाँ पर। तो देखो 78 AD हो गया, तो राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ये चीज़ हमारा चलाया गया। अच्छा, इनका जो है कनिष्क का युद्ध होता है किनसे हुआ है? पांचाल। किससे हुआ है? कनिष्क। पांचाल याद करो, जब हम कल पढ़ा रहे थे किनके बारे में? विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस के बाद का जो शासक था उनकी लड़ाई हुई थी किससे? पांचाल से। लड़ाई क्या हुआ था एक्चुअली? वो जब पांचाल जब रोमन साम्राज्य तक, चीन से रोमन साम्राज्य तक अपना सीमा लेके चला गया था, मतलब काफ़ी दूर तक जो है वो अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इससे जो है वो विम कटफिसस जो है परेशान हो गया, और उनको लगा कि चलो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि उनके पुत्री से विवाह अगर करते हैं तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। हालांकि वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर दोबारा फिर से प्रस्ताव भेजते हैं कि राजदूत को भेजते हैं, विम कटफिसस फिर से भेजते हैं। इस बार तो पांचाल गुस्से में आ गए, और लास्ट में जब युद्ध होता है तो इनको हराते तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ क्या देते हैं? बोला तुमको हराएंगे तो ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ हमको जो युद्ध का जो हर्जाना है वो भी तुमको देना पड़ेगा, जितना मेरा नुकसान कराए हो तुम। ये हम लोग देखे थे, विम कटफिसस के बारे में देखे थे। तो अच्छा, वो तो मामला पिछला था। उसके बाद पांचाल चूंकि हराया था किसको? विम कटफिसस को हराया था।
कनिष्क जब नया नया आया, कनिष्क को लगा कि चलो ठीक है, ज़रा हम भी एक बार भिड़ के देखते हैं। पहली दफ़ा में तो इनको खुद की मुंह की खानी पड़ी थी, हार गए थे पांचाओं से, अब बुरी तरह से हारे थे। कनिष्क पर अच्छा खासा युद्ध का जुर्माना वगैरह सब चीज़ लगा देता है। फिर से दोबारा पांचाओं को भी लगता है कि कहाँ से, मतलब कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं हमसे लड़ने के लिए। पहले तुम्हारा पिछला जो जनरेशन यानी जो तुम्हारा पूर्वज था उसको भी हम हराए थे, एक बार इसको भी हराया, लेकिन कनिष्क को महान शासक पहले ही पड़ चुके हैं ना, और ये कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे बार में अच्छे से दांव पेच अपना सेना का एकदम सुनियोजित व्यवस्था करके, चूँकि पांचाओं की रणनीति को समझ चुके थे, और दूसरे दफ़ा में क्या हो गया, दे दिया पटकनिया। तो पहला बार में जो देखो वही होता है ना कि आदमी गलती से सीखता है। फर्स्ट टाइम मिस्टेक किया, लर्न किया, और लर्न करने के बाद दोबारा क्या किया, उस मिस्टेक को मिनिमिस्टिक कर दिया, कम कर दिया, और कम करने के बाद फिर से हमला किया, और इस बार क्या हुआ, पांचाओं का मामला ख़त्म। अच्छा, ये हमारा दूसरा इन्फॉर्मेशन था जो कनिष्क के टाइम में युद्ध होता है। लेकिन हाँ, हालांकि ये चीज़ देखना और कि कनिष्क के टाइम में ज़्यादा विद्रोह वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा सा देखना, चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगति इसी के टाइम में हुआ था। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। फोर्थ मीटिंग किसके काल में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन क्षेत्र में हुआ था, चौथा मीटिंग हुआ था। ठीक है, उसके बाद उस बौद्ध मीटिंग जो चल रहा था, उस बौद्ध मीटिंग का अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, जो कि बहुत ही बड़े आला दर्जा के विद्वान थे। हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि मतलब कि कनिष्क के मतलब राज दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे वहाँ पे, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या देखते हैं, अच्छा यही अध्यक्ष जो वसुमित्र थे वो क्या लिखते हैं, महाभाष्य नामक एक किताब लिखते हैं। और महाभाष्य को ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, महाभाष्य महाविभास कह लो, जो महाविभास है वो किसने लिखा था, वसुमित्र ने लिखा था। और इसी को बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं, विश्वकोश या फिर महाकोश कहते हैं। ठीक है, तो जब भी सवाल ये होगा कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश या महाकोश किसको कहते हैं, तो किनको बोलेंगे, आखिर इसको क्यों कहते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश या महाकोश। इसका रीज़न ये है क्योंकि त्रिपिटक पे आप टीका दे रहे हो। टीका का मतलब समझते हो क्या होता है, टीका टिप्पणी करने का मतलब कि उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हो आप। जैसे त्रिपिटक कौन कौन था, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक था। और अच्छा, तो उसी पिटक पे कुछ नया, उसी पिटक को बेस बना करके, उसी पिटक को बेस बना के कुछ नया चीज़ बनाया, तो उसका नाम क्या दे दिया, महाविभास। और निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी बातें होंगी। यहाँ तक समझ में आया। चलो इसके आगे देखते हैं। अब जरा सा चाहिए, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। इसके टाइम में उपाध्यक्ष कौन थी इस मीटिंग का, अश्वघोष। ये भी विद्वान थे, तो अश्वघोष को भी ध्यान रखना। एग्जाम में अक्सर ये दोनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। समझ में आ रहा है ना। अच्छा लगभग इस मीटिंग में लगभग 500 लोग, इस मीटिंग में लगभग 500 लोग शामिल हुए थे, 500 बौद्ध भिक्षु। मतलब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये मीटिंग अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग था। और ये मीटिंग बार बार क्यों रखा जाता था, ताकि बौद्ध धर्म में अगर कुछ रिफॉर्म का ज़रूरत हो, सुधार की अगर आवश्यकता हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी चौथे मीटिंग में एक चीज़ और क्या हुआ, बौद्ध धर्म में एक नया ब्रांच आया, एक नई शाखा, जिसका नाम क्या हो गया, महायान। यानी कि बौद्ध धर्म के पुराने शाखा को क्या बोलते हैं, हीनयान। ध्यान देना, अक्सर हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि मानो लड़ाई हो रखा है, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर में जो मतभेद हुआ था। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में जैसे वो तो मतलब कि चूँकि कुछ लोग यहाँ से चले गए थे दक्षिण भारत रहने के लिए अकाल के टाइम में, जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो बहुत सारे लोग यहाँ से क्या हो गए, उठ के चले गए। विवाद तो इस बात पे हुआ ना कि आखिर कौन प्योर जैन है, मतलब जैन धर्म के रूल को सबसे अच्छी तरह से फॉलो कौन करता है। इसी बात पे मतभेद हुआ, दोनों अलग हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, इसलिए हम कंपेयर करके जैन धर्म में जो बंटवारा हुआ था उससे हम कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं। ये एक एक्चुअली ये क्या है, नया ब्रांच है, नई शाखा है। नई शाखा का मतलब है कि पुराना ये परंपरा तो चलते रहेगा, लेकिन कुछ जो अनुयायी होंगे वो थोड़ा सा एक नई चीज़ों के साथ आएगा। वो बौद्ध धर्म में ही थोड़ी बहुत
थोड़ा कहते हैं कि एक लिबरल बौद्ध धर्म, मतलब ये तो प्योर बौद्धिस्ट है, जो बुद्ध धर्म का जो प्योर फॉर्म है, और ये क्या है, थोड़ा सा उसका एक ब्रांच है। यानी कि बौद्ध धर्म का अगर हम ब्रांच की बात करें तो बौद्ध धर्म के ब्रांच का ही सब ब्रांच है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे ओप्पो और रियलमी का समझ लो। ओप्पो क्या है, पेरेंट कंपनी है, और रियलमी क्या है, उसका चाइल्ड कंपनी है। तो वो अलग कंपनी थोड़ी मानेंगे हम, अलग तो नहीं मानेंगे ना। ओप्पो और रियलमी क्या है, एक ही है, बस ये है कि एक पेरेंट कंपनी क्या है, उसका चाइल्ड कंपनी है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, बौद्ध धर्म का 2 कंपनी मान के चलो। एक क्या है, हीनयान, जो कि बड़ा कंपनी था, और इसी का छोटा कंपनी क्या हो गया, महायान। हालांकि जो दर्शन है महायान, एक महायान वाले जो होते हैं वो एक किस तरीके से जीते हैं, उनका जीने का तरीका क्या, उनके मूल्य क्या है, वो थोड़ा कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये पुराना शाखा था और ये क्या है, नया शाखा है। अब देखो हीनयान और महायान में अंतर समझते हैं। तो बुद्ध की पूजा यहाँ पर किस माध्यम से होता है, चिन्ह के माध्यम से। जैसे कि बुद्ध का जो स्तूप देखा, बुद्ध के पद चिन्ह याद है ना, बुद्ध के जो कई प्रकार के जो चिन्ह, जैसे उनके जो क्या चाहिए, बोधि वृक्ष वगैरह को जैसे पवित्र मानते थे, तो उनके चिन्हों की पूजा होती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मूर्ति पूजा। तो ये डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पर सीधा बुद्ध की मूर्ति बनाया जाएगा, और यहाँ पे मूर्ति किस तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ क्योंकि इस समय, इस काल के समय तक जो है यहाँ पर 2 कला का विकास हो चुका था। एक का नाम था गांधार कला और दूसरा का नाम क्या था, मथुरा कला। गांधार कला शैली को ही इंडो ग्रीक शैली कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रीक बौद्धिस्ट शैली। और ये जो तरीका देखो, ये कला शैली का मतलब यहाँ पर मूर्ति बनाने का तरीका है। देखो जब एक्चुअली हुआ क्या था, जब कुषाण लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पर जो है मूर्ति बनाने का तरीका भी तो लाए, वो अपने जो कला और जो संस्कृति भी तो आदान प्रदान किया। तो जब यहाँ पर वो आया तो तरह तरह से अलग अलग डिजाइन से मूर्ति बनाने का तरीका हम लोग को सिखाया, घर बनाने का अलग अलग तरीका सिखाया, वो लोग भी हमसे सीखा। तो दो कला शैली समझना, एक क्या था मथुरा कला शैली और एक क्या था। हालांकि दोनों ही शैली में बुद्ध की मूर्ति हमको देखने को मिलता है, लेकिन पहली बार जो बुद्ध की मूर्ति बनाया गया था वो इसी मथुरा शैली में बनाया गया था, शुरुआत में, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बहुत पहले का मतलब क्या, इसी टाइम में जो बनाना शुरू हुआ बुद्ध की मूर्ति, तो पहले किससे शुरुआत हुआ था, मथुरा कला शैली। क्योंकि इससे पहले बुद्ध की मूर्ति कभी नहीं बनाई जाती थी। तुम ध्यान रखना, अशोक के टाइम में अशोक देखो कि कितने सारे बौद्ध स्तूप बनवाते हैं। एक भी जगह तुमने कहीं देखा कि अशोक किसी भी प्रकार का बुद्ध का मूर्ति बनवाता है, कहीं लिखा? अशोक ने कहीं भी बौद्ध का मूर्ति नहीं बनवाया, क्योंकि इससे पहले कई सारे लोग जो है बुद्ध के जो है उपासक थे, लेकिन मूर्ति किसी ने नहीं बनवाया। कनिष्क वो पहला शासक होगा जो मूर्ति बनवाता है। किसका? बुद्ध का। बुद्ध का मूर्ति बनवाएगा वो। तो शुरुआत में किस तरह से बनता है, मथुरा कला शैली। और इस शैली के अनुसार जो बनता है, जो मूर्ति बनता है, वो लाल बलुआ पत्थर, जिसको कि क्या बोलते हैं, रेड सैंडस्टोन। और इसी वही जो जब ज्योग्राफी का टर्म जब पढ़ते हैं तो यही लाल बलुआ पत्थर ही कन्वर्ट होकर किसमें बन जाता है, क्वार्टजाइट। हम ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे वहाँ पर जो कायांतरित चट्टान जो पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो गांधार शैली को देखो इतने नामों से बोलते हैं। तो गांधार शैली का जो मूर्ति बनाया जाता है वो अक्सर किस चीज़ से बनाता है, काले या फिर स्लेटी कलर का पत्थर, जो ब्लैक कलर का जो स्लेटी पत्थर होता है उससे मूर्ति बनाए। तो तुम देखना, मूर्ति देखकर समझ जाओगे कि ये वाला जो काला कलर का जो मूर्ति है वो किस कला का होगा, इंडो ग्रीक यानी कि गांधार शैली का होगा। और जो मथुरा कला शैली वाला जो देख रहे हैं उसका कैसा होगा, लाल बलुआ पत्थर। तो दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो काला स्लेटी पत्थर जो तुमको यहाँ जो मूर्ति कुछ कुछ दिखेगा, क्योंकि कुषाणों के टाइम में दोनों ही तरह का मूर्ति बनाया जाता है। ये जो एक्चुअली क्या था, जो यूनान में जो वहाँ के जो प्रमुख देवता थे जिनका नाम क्या है, अपोलो। तो अपोलो की जो वहाँ पे मूर्ति दिखती है ना, जो शुरुआत में पहले बनाई जाती थी, वो इसी कला से बनाई जाती थी। क्योंकि वो अपोलो की जितनी भी मूर्ति हम देखते हैं वो कैसा है, हाँ, स्लेटी का। तो काला और स्लेटी पत्थर का हमको वहाँ पे दिखता है अपोलो का। तो यहाँ पर जो कुषाण बनवाता है वो भी कैसा बनवाता है, यहाँ भी काला कलर का। तो कभी कभी लोग इतिहासकार कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी का नकल बना दिया हो सकता है ना कि वहाँ पर अपोलो का मूर्ति ना, तो कनिष्क को लगा कि चलो ठीक है उन्हीं का नकल कर दिया जाए, ठीक है। तो कभी कभी इसको नकल भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ रह गया था। तो हीनयान और महायान में क्या देखते हैं कि ये मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति कैसे बनाएंगे वो तुम नीचे बता दिए। उसके अलावा ये कहते हैं सत्कर्मों पर बल, यानी अच्छा काम करो। याद है अष्टांगिक मार्ग पढ़े थे हम लोग,
और ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है अष्टांगिक मार्ग तो थोड़ा टफ है, तो ऐसा करते हैं बुद्ध और बोधिसत्व, यानी कि बुद्ध के जो अनुयायी जो थे, जो बोधिसत्व जिसको कहते हैं, तो बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा करो। तो बुद्ध और बुद्ध से रिलेटेड कई बोधिसत्व का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बुद्ध का अनुयायी होता है, मतलब बुद्ध से रिलेटेड और भी कई प्रकार के चिन्ह, ठीक है, तो इनकी पूजा करो आप, यानी कि उनके अब उनका बड़ा बड़ा स्तूप बनवाया जाएगा, मूर्ति बनवाया जाएगा, है ना। बुद्ध के जो हड्डी जो ढांचा था उसका भी स्तूप वगैरह बना, उसका भी पूजा किया जाएगा, मूर्ति तो बनाएंगे ही। और साथ ही साथ यानी कि बौद्ध धर्म के बाद जो कई प्रकार के जो और भी जो बौद्धिस्ट आए, जो बड़े बड़े बौद्धिस्ट थे, उनकी भी मूर्ति बना के लोग पूजा करने लगे। एक चीज़ और देखना कि हीनयान में लोग पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे अपना धर्मोपदेश देने में। जो लोगों के पास जाकर के जो प्रचार प्रसार करते थे उसमें किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। जबकि यहाँ पर जो महायान संप्रदाय का हम लोग देखते हैं, महायान संप्रदाय में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग, संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग डिफरेंट देख लेना, और तो कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बोर्ड को पहले रब करते हैं, फिर जो कला शैली का जो विकास है इसको थोड़ा और जाके हम लोग डिटेल में देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं पहले। अब हम लोग देखते हैं कि कनिष्क का जो राजधानी था वो कहाँ पे पड़ता था। देखो दरअसल कनिष्क का राजधानी दो तरफ था, एक था राजधानी कहाँ पर, पुरुषपुर यानी पेशावर में था, और दूसरा राजधानी कहाँ था, मथुरा। हमने तुमको पहले भी बताया ना कि कनिष्क का जो शासनकाल था वो पूरा पश्चिम एशिया से होते हुए हमारा भारत तक था। पश्चिम एशिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया से होते भारत तक था। तो एक एरिया जो पश्चिम एशिया के यानी कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र था, उस एरिया के लिए वहाँ पे राजधानी बनाया, पेशावर के लिए पेशावर बनाया। और दूसरा जो भारत का जो क्षेत्र था, चूँकि भारत के क्षेत्र पर कैप्चर करने के लिए उसको दूसरा राजधानी बनाना पड़ा। तो दूसरा राजधानी कहाँ तक बना इसका, मथुरा। अच्छा, इसी राजधानी में जो पुरुषपुर जो राजधानी था, वहीं पर जो 400 फीट का लकड़ी का एक बड़ा सा इमारत बनवाया। सोचो 400 फीट काफ़ी ऊंचा होता है, एक लकड़ी का ऊंचा इमारत बनवाया और उस पर लोहे का कलश बैठाया। इसी का नाम क्या, विशाल संघाराम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विशाल संघाराम। और इसकी को हम कभी कभी कनिष्क का चैत्य भी कह सकते हैं। मतलब एक तरह से बौद्ध के लिए ही बनाया था, बुद्ध के लिए ही बनवाया गया था, बौद्ध धर्म के लिए बनवाया गया था। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण जो है अगिलस, क्या नाम था इसका, अगिलस नाम का एक यवन वास्तुकार थे। अगिलस नाम के एक यवन वास्तुकार के माध्यम से बनवाया गया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या रखा गया, बौद्ध का अस्थि रखा गया था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो चैत्य हो गया। तो चैत्य का मतलब क्या होता है, चैत्य का मतलब हो गया जो बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल होता है, जहाँ पे उनकी पूजा होती है। तो चैत्य किसको कहते थे, जहाँ पर की चैत्य किसको कहते हैं, जो बौद्ध, जहाँ पर कि बौद्ध धर्म की पूजा होती है, यानी कि बुद्ध की अस्थि रखी जाती है। अब विहार किसको कहते हैं, जहाँ पर कि बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो चैत्य विहार हमारा हो गया। अच्छा, ये जो हम कह रहे थे, ये जो निर्माण जो कराया था, ये जो एक बड़ा सा टावर कह लो एक तरह से, वो लकड़ी का बना हुआ था और इस पर ये क्या था, लोहे का ये कलश बनवाया गया था। इसी को विशाल संघाराम कहते हैं, जो कि कनिष्क का चैत्य बनवाया था। अब देखो कनिष्क का नगर निर्माण योजना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। कनिष्क के द्वारा कई प्रकार के नगरों को भी बसाया गया था। एक नगर था जो कश्मीर में था, कश्मीर में इस नगर का नाम क्या था, कनिष्कपुर। और दूसरा नगर जो तक्षशिला में पड़ता था उसका नाम क्या था, सिरकप। तो दो नगर कौन सा हो गया, एक हो गया हमारा कनिष्कपुर और दूसरा क्या हो गया, सिरकप। दोनों ही नगर किसने बसाया था, कनिष्क ने बसाया था। जबकि बात अगर हम करें पेशावर की, तो पेशावर में जो स्तूप, वहाँ पे जो पेशावर में जब स्तूप की खुदाई हुआ, तो खुदाई के बाद पता चला बहुत सारा जगह, तो स्तूप के अलावा वहाँ पर बुद्ध मतलब बुद्ध का स्तूप भी मिला, इंद्र की मूर्ति मिली, ब्रह्मा की मूर्ति मिली, और कनिष्क खुद अपना मूर्ति बनवाया था। मतलब कई प्रकार का उनका मूर्ति दिखता है। इससे क्या पता चलता है कि जो है ये जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते थे, ठीक है। थोड़ा सा बाहर जाके बोलना, आवाज़ थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा चीज़ जो है, ये सब चीज़ समझ में आ रहा है ना, कि ये जो मूर्ति पूजा की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि कनिष्क एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध को भी फॉलो करते थे। कनिष्क बुद्ध के अलावा बाकी सबको भी, इसका मतलब है कि बुद्ध को जितना वो वैल्यू देते थे उतना वो इंद्र को भी वैल्यू देते थे, ब्रह्म को भी वैल्यू देते थे, और कनिष्क को भी वैल्यू देते थे। क्या, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि महास्थान, अब नगर योजना में जो महास्थान जो बोगरा का क्षेत्र था, वहाँ से क्या मिलता है, सोने की मुद्रा पर कनिष्क की बड़ी मूर्ति दिखता है।
क्या, तो सोने की मुद्रा पर कनिष्क की जो बड़ी मूर्ति, मतलब कि कनिष्क को खड़ा इस तरह से बड़ा विशालकाय दिखाया गया। हालांकि मुद्रा क्या होगा, मुद्रा काफ़ी छोटा होगा, लेकिन उस पर छोटे से मुद्रा पर काफ़ी अच्छे से उसको दिखाया गया है। इसी मथुरा में, अब तुम देखना मथुरा में कनिष्क जो है, एक और सिक्का देखना तुम, उस सिक्के में दो तरह का सिक्का दिखता है। एक सिक्का पर कनिष्क की बड़ी मूर्ति दिखाता है, और एक तरह कैसा सिक्का दिखता है कि घुटने तक जो है वो क्या दिखता है, चोंगा वाला जो कपड़ा होता है वो पहने हुए हैं, और उस पर तो भारी भारी जूता। देखना एनसीईआरटी की किताब में वो दिया हुआ है। तो दो तरह का आकृति दिखता है ना सिक्के पर। अब देखो सिल्क मार्ग पर देखो, अब इनके सिल्क रूट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो तो सिल्क रूट की बात हम करें, अब देखो इसका सिल्क रूट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमको इनके व्यापार के बारे में पढ़ना है। तो सिल्क रूट के बारे में हम जब बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, चूँकि रोम का जो चूँकि हमारा जो व्यापार था वो कहाँ तक फैला हुआ था, रोम तक फैला हुआ था ना। अच्छा याद है तुमको इसके पहले जो पढ़ाए थे पांग चाओ को हराए, तो पांग चाओ को जब वो हराए तो हराने के बाद वो एरिया धीरे धीरे किसके कैप्चर में आ जाएगा, कनिष्क के कैप्चर में आ जाएगा। अब देखना क्या होगा, ये जो चाइना का जो एरिया जो हम बता रहे हैं, चाइना का जो एरिया है, अच्छा थोड़ा सा इसको कैमरा को थोड़ा साइड करना, थोड़ा इसको मैप को हम दिखा लेते हैं। देखो अगर हम बात करें चीन के एरिया की बात करें, तो जैसे ये क्षेत्र हमारा चीन है, चीन से अब देखो ये पूरा क्षेत्र, चीन से भारत भी जा सकता था। अब देखो पहला मैं क्या, कैस्पियन सागर, अब देखो ये हमारा कैस्पियन सागर है, और ये हमारा क्या है, तो एक रास्ता इधर से बना है, ठीक है, मैप दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से चीन से कहाँ तक चला गया, कैस्पियन सागर। दूसरा जो है मर्व से फरात रूम सागर तक, यानी कि एक रास्ता इधर से भी आता है। और दूसरा तीसरा क्या है, भारत से लाल सागर। देखो लाल सागर यहाँ पे हमारा है, ये हमारा काला सागर हो गया, ये हमारा लाल सागर, ये वाला क्षेत्र। यानी एक रास्ता ये इधर से होते हुए, जब कुषाण चूँकि यहाँ पे रहते थे, यानी ये पहले का रूट था। ध्यान देना, ये चीन से व्यापार करने का, अगर किसी को मान लो कि अगर यहाँ से लेकर के इधर का रास्ता अगर तय करना हो व्यापार करने के लिए, तो वो इधर से होते हुए आएगा। तो जितने भी व्यापारिक मार्ग थे जिसको कि सिल्क रूट कहते हैं, सिल्क रूट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले रेशम का व्यापार हुआ करता था, ठीक है। शुरुआत में क्या होता था, यानी कि इसी मास, देखो सिल्क रूट जो पड़ा है एक्चुअली पहले, मतलब कि चीन में जो सिल्क का उत्पादन होता था, उस चीन मतलब कि सिल्क को बेचने के लिए वो दूसरे देश तक जाते थे, तो उसका नाम क्या पड़ गया, क्योंकि जिस रास्ते से होते हुए सिल्क का व्यापार होता था उसको हम क्या बोलते थे, सिल्क व्यापार कहते हैं, ठीक है। अब देखो सिल्क रूट हमारा समझ में आ गया, यानी कि उस समय की व्यापार की स्थिति समझ लो कितना अच्छा था। जब वो किसको हराया था, वो चीन का जो था शासक पान चाओ जो कि पूरा एरिया पे कवर किया हुआ था, उसको हराया। जो दूसरा युद्ध की हम बात जब कर रहे थे उसको हराया, और हराने के बाद उसके सारे व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ, अधिकार जो था वो अपने कैप्चर में ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ देखना है, उसके समय में जो सिक्का चलता था, सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलते थे, जो कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कुषाणों के समय में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलता था। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ सोने का ही सिक्का नहीं चलेगा, सोने के सिक्के के अलावा तांबा का सिक्का भी चलेगा। याद है इससे पहले भी तांबा का सिक्का, कुजुल कट फिशेस, विम कट फिशेस सोने का सिक्का चलाया था, लेकिन वो इतना प्योर नहीं था, ठीक है। तो देखना कुजुल कट फिशेस के टाइम में सिर्फ तांबे का सिक्का चलता था। जब विम कट फिशेस आया तो विम कट फिशेस के टाइम में तांबा और सोना दोनों चला, लेकिन कनिष्क के टाइम में क्या हुआ, शुद्ध सोने का सिक्का चला और तांबे का चला ही चला। तो ये मतलब कनिष्क के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। अब जो हम लोग ये देखते हैं कि कनिष्क के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन थे। चूँकि कनिष्क के दरबार में, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि कनिष्क जो है कला और संस्कृति का, और ख़ास करके जो इन सारी चीज़ मतलब कि कई सारे जो विद्वान इनके दरबार में इसलिए आए क्योंकि इनको ये सब चीज़ बहुत पसंद था। मतलब समझ लो कि एक तरह से ये पढ़े लिखे जमातों का बहुत रिस्पेक्ट करते थे ये। तो हर एक प्रकार का जो दर्शन होता था, फिलॉसफी, कई प्रकार के तुमको दार्शनिक भी देखने को मिलते हैं। अब देखो कनिष्क के दरबारी विद्वान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अश्वघोष को। अश्वघोष के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दरअसल ये क्या थे, पाटलिपुत्र पर, देखो ये कब आया आप समझना, जब कनिष्क जो है पाटलिपुत्र पर जब हमला करते हैं तो वहीं से किनको उठा के ले आए थे, अश्वघोष। अश्वघोष उनको बड़ा काम के लगे थे,
तो वो क्या करेंगे, उनको उठा के सीधा ले गए। और याद है वो अशोक घोष कौन थे, चौथे मीटिंग का क्या थे, वो उपाध्यक्ष थे। अच्छा, जब ये पाटलिपुत्र पर हमला कर रहे थे तो पाटलिपुत्र पर अशोक घोष के अलावा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था, यानी कि बुद्ध जिस बर्तन में जो भिक्षा लेकर आते थे उसको भी उठा के लाए थे। एक कितना मायने रखता है, समझ रहे हो, वो चिन्ह कितना मायने रखता है। तो बुद्ध के भिक्षा पात्र को भी लेके चला आया था। अब देखो अशोक घोष जो है दो तरह का किताब लिखता है, दो किताब लिखता है। एक पहला किताब है सूत्रलंकार और दूसरा क्या है, बुद्ध चरित्र। जो बुद्ध चरित्र जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया और वो पद्य के रूप में, किस रूप में, पद्य के रूप में लिखा हुआ। ध्यान दो, गद्य और पद्य समझते हो ना। पद्य मतलब जो कविता की तरह लिखा है, छंद के माध्यम से लिखा गया हो, और गद्य का मतलब क्या होता है, कहानी के रूप में। तो ये किस रूप में, कविता के रूप में और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और इसी को बुद्ध चरित्र को ही क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का महाकाव्य। अभी जस्ट पढ़े थे, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहते हैं, महाकोश, महाविभास को कहते थे। तो एक तरफ महाविभास को याद रखना है जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं या फिर महाकोश कहते हैं, और ये क्या हो गया, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म के महाकाव्य की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म का महाकाव्य में कौन आ जाएगा, गीता, रामायण, ये सब आ जाएगा। जैसे महाभारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि महाभारत को महाकाव्य कहते हैं। तो महाकाव्य कहने के लिए कुछ शर्त होती है। उस किताब में बहुत ही तरह, जैसे कि कहते हैं ना कि समानांतर कहानी है, मतलब एक ही कहानी में कई प्रकार की पैरेलल स्टोरी चल रहा हो। जैसे कि हम लोग देखे थे, किसके बारे में भी कह रहे थे, महाभारत में। तुम देखो एक तरफ से जो है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है, दूसरे तरफ मतलब उधर जो है दुर्योधन का मामला अलग चल रहा है, कर्ण का मामला अलग चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो समानांतर कहानी, अब समानांतर कहानी को आपस में लिंकअप करना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वेब सीरीज। वेब सीरीज में तुम क्या देखते हो, एक तो फिल्में लगभग वेब सीरीज का जो होता है वो 5 घंटा 6 घंटे से लगभग ऊपर का होता है। अच्छा, उसमें तुम देखना कि जैसे बॉलीवुड के जो ट्रेडिशनल मूवीज़ जो होते हैं और जो वेब सीरीज़ में डिफरेंस क्या है, जो ट्रेडिशनल मूवीज़ होती है उसमें क्या होता है, एक सीधा सीधी कहानी होता है, हीरो हीरोइन है, उसका कहानी है, मतलब शॉर्ट स्टोरी है, और ज़्यादातर एक्टर या फिर एक्ट्रेस पर ही फोकस होता है, मतलब हीरो या हीरोइन पे, जो उसका मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री होता है। लेकिन वेब सीरीज़ में क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर है सभी के एक्टिंग का वैल्यू दे रखा है। तो तुम देखना महाभारत में भी तुम देखो, चाहे तुम दुर्योधन का ले लो, अर्जुन का ले लो, कर्ण का ले लो या फिर युधिष्ठिर का ले लो, सबका अपना अपना मतलब सभी के मतलब कि रूपांतरण को अच्छे से दिखाया गया। ठीक है, तो सभी के व्यक्तित्व को अच्छे से दिखाने का प्रयास किया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, महाभाष्य। तो महाभाष्य क्या, सॉरी महाभाष्य कह रहे, महाकाव्य कहते हैं, है ना। तो महाकाव्य ऐसे नहीं कि नॉर्मली किसी भी कहानी को कह देंगे, नहीं। महाकाव्य कहने की शर्तें हैं कि एक ही कहानी में बहुत सारी बातें हों, तो बहुत सारी स्टोरी का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, काव्यों में भी महान काव्य, जिसको क्या बोलते हैं, महाकाव्य। जैसे कि महाभारत था, तो हिंदू धर्म में जैसे महाभारत है वैसे बौद्ध चरित्र को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का महाकाव्य बोलते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद जो दूसरे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम क्या था, वसुमित्र, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति में ये अध्यक्ष का रोल निभाते हैं। इन्होंने भी किताब लिखा, उसका नाम क्या था, महाविभास, और इसको क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। अभी जस्ट हम बता रहे थे ना, तो ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश हो गया, कभी कभी इसको महाकोश भी कहते हैं। और ये जो बुद्ध चरित्र था, बुद्ध चरित्र किसने लिखा, अशोक घोष। महाविभास किसने लिखा, वसुमित्र। ये याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं चरक। चरक उनके कनिष्क के दरबार में ये क्या थे, प्रसिद्ध वैद्य थे, उस समय का जो मशहूर डॉक्टर। ठीक है, तो जो चरक थे वो क्या लिखे थे, चरक संहिता जो बुक था, और वो एक प्रकार का क्या था, आयुर्वेदिक ग्रंथ था। याद है, इससे पहले पढ़े थे जीवक। तो जीवक किसके टाइम में था, बिंबिसार के टाइम में था। बिंबिसार का जो है वो वैद्य था उस समय का, जो कि अवंती के जो शासक थे चंड प्रघोत, उनका इलाज कराने के लिए जाता है। वहीं से फिर अवंती से जो है मगध का रिलेशन ठीक ठाक होने लगता है। ठीक है, उसके बाद एक और विद्वान है, उसका नाम है मंथर। मंथर जो था वो एक प्रकार का बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। जैसे कौटिल्य के बारे में कहते हैं बहुत ही बुद्धिमान, एक शानदार व्यक्ति थे। हालांकि कौटिल्य के लेवल का व्यक्ति हम नहीं कह रहे, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि मंथर भी क्या था, एक बहुत ही आला दर्जा का बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। और उनको कौन सा पद दिया हुआ था, कनिष्क अपने दरबार में इनको मंत्री बनाया था। और मंत्री बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है। वैसे हालांकि इन पर यह भी आरोप लगाते हैं कि बाद में इन्हीं के माध्यम से जो है कनिष्क की हत्या भी हो जाती है, क्योंकि मंत्री सारे सूचनाओं को जानता है।
तो वो राजा की कमजोरी भी समझता है और उसके मन में लालच भी होता है कि हम अपना खुद भी चाहें तो अपना शासन कर सकते हैं। तो हो सकता है इस लालच के वजह से क्या हुआ हो, ये उनकी हत्या करके फिर ये अपना शासन करने लगे होंगे, ऐसा हो सकता है, लोग मानते हैं। तो ये इतिहास में चीज़ें अनुमान के तौर पे चलती है। उसके बाद देखो एक चीज़ और, कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े ना कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ तक फैलाया था, जापान तक। सोचो, चीन में तो था ही, याद है उसको जो हराया था, क्या नाम था उसका, पांग चाओ हराया तो पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था, पूरा व्यापारिक मार्ग जो सिल्क रूट था वो तो कैप्चर कर लिया। तो अच्छा, उस सिल्क रूट का इस्तेमाल किया वो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, और उधर ही चाइना से होते हुए जापान पहुंच गया, वो चाइना के बगल में जापान, तो जापान पहुंच गया, तिब्बत उसी रास्ते में पड़ता है। याद है तिब्बत के बारे में जो पढ़े थे, यूची जनजाति में जो लघु यूची थे जो तिब्बत में रह गए थे, तो इनके कुछ तो पूर्वज जो है, जो कुषाणों का पूर्वज तो पहले तिब्बत में भी रहा करता था। इसके अलावा चीन, तो जापान, चीन और तिब्बत, ये तीनों ही देश में ये बौद्ध धर्म को फैलाया। हालांकि इससे पहले बौद्ध धर्म को जो फैलाया थे वो किसने, अशोक। तो अशोक कहाँ को कौन कौन सा दूसरे देश में लाया था, हाँ चीन में भी था, कुछ क्षेत्र में चीन में भी, लेकिन चीन में पूरा तरह से नहीं फैला पाया था। और ये क्या किया, पूरी तरह से फैलाया था, क्योंकि पूरी तरह से व्यापारिक मार्ग पे हमारा कंट्रोल हो गया था। तो अशोक जब अपने टाइम में जब व्यापारिक मार्ग जो फैलाया था वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और नेपाल, और जो बचा खुचा था ये कनिष्क जो है पूरा फैला के, मतलब पूरी तरह से दुनिया में देखा जो अच्छी तरह से ये फैलाने का कोशिश किया, काफ़ी जगह पे पूरा एशिया फैला दिया। इसीलिए कनिष्क को क्या बोलते हैं, क्योंकि अशोक के काम को आगे बढ़ाया था। तो अशोक चलो इतना देश फैलाया, मतलब इतना देश में ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को अशोक के तरह ही जो जारी रखा था, इसलिए इनको क्या बोला गया, अशोक टू के संज्ञा दी गई। संज्ञा मतलब क्या, उपनाम दिया गया कि ये कनिष्क नहीं बल्कि ये कौन है, अशोक टू। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि अशोक टू निम्नलिखित में से किसको माना जाता है, तो किन को बोलेंगे, रीज़न क्या है कि चूँकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक जगह पे करता है। ठीक है, अब देखो कनिष्क के बाद का जो शासक था, जो उत्तराधिकारी आया, उसका नाम क्या है, हुविष्क। कनिष्क के बाद हुविष्क, और हुविष्क को कनिष्क का उत्तराधिकारी बोलते हैं। उनका बेटा रहा होगा। इनके टाइम में लड़ाई हुआ, हुविष्क की लड़ाई किससे हुई, रुद्रदामन से लड़ाई हुआ है। और रुद्रदामन को वो, अच्छा जब लड़ाई हुआ तो ध्यान देना, वो रुद्रदामन अलग था, ये रुद्रदामन वो किनके टाइम में था, जरा इस चीज़ को तुम क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। हालांकि ये भी सकी थे, ये जो रुद्रदामन है ये भी क्या है, जो याद है नापान और जो पढ़े थे, शक में पढ़े थे हम लोग। तो अच्छा पहले रुद्रदामन की लड़ाई किसी होती, खारवेल से हुई थी ना, या नापान का हुआ था खारवेल से, रुद्रदामन का खारवेल से हुई थी। ठीक है, तो देखना इसको थोड़ा सा चेक करना ना कि ये रुद्रदामन वही है कि दूसरा है। मेरे ख्याल से ये वो रुद्रदामन नहीं है, मतलब शकलों का शासन तो चलते रहा ना, ये बाद वाले रुद्रदामन है। जब इनके साथ लड़ाई हुई तो ये क्या हो गए, जीत गए, और इनको क्या किया, पेशावर से भगा के कहाँ पहुँचा दिया, मथुरा। पाकिस्तान से रिप्लेस करके कहाँ पहुँचा दिया, मथुरा चले गए। अब देखो हुविष्क का जो सिक्का था, उसके सिक्के पे शिव का, स्कंद का, भगवान विष्णु का, सभी का जो है इसको चित्र की आकृति दिखता है। हालांकि ये खुद क्या थे, बौद्धिस्ट। इससे ये पता चलता है कि ये भी क्या थे, ये भी सेकुलर थे, सभी धर्म को मानते थे, खुद बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इनके सिक्के पे हम क्या देखते हैं, ये सबको दिखते हैं। उसके बाद देखते हैं वासुदेव, जो कि कुषाण वंश का अंतिम शासक था। याद करो जब शुरुआत किए थे कुषाण वंश का, तो हम शुरुआत कहाँ से किए थे, कुजुल कटफिसेस, जो इसका क्या था, संस्थापक था। और लास्ट कहाँ तक पहुँच गया हमारा, वासुदेव। ये किसको मानता था, शैव और वैष्णव पंथ को मानता था। ठीक है, अच्छा इनकी मुद्रा पे क्या दिखते हैं, नंदी का, शिव का, ये सब चीज़ का चित्र। इसी से पता चलता है ये किसको मानते होंगे, शिव का। देखो ये सारे विदेशी हैं, और ये देखो विदेशी हमारे यहाँ आ करके देखा जाए तो ये यहीं के घुल मिल गए। जब यहाँ रहना शुरू किए तो यहाँ पे रहते रहते क्या हो गए, यहीं के हो गए। उसके बाद देखो कुषाण वंश से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो है क्या क्या दे रखा है। कहा जाता है कि कनिष्क के काल में एक भी विद्रोह नहीं हुआ। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये महान शासक, इसको हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अगर किसी भी शासक के खिलाफ जनता विद्रोह करने की स्थिति में नहीं है, जरूरत ही नहीं है। देखो विद्रोह नहीं होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक या तो राजा इतना क्रूर हो जाए तो जनता विद्रोह कर ही नहीं पाएगा, और दूसरा क्या है, जनता या फिर राजा इतना अच्छा काम करे कि विद्रोह करने की जरूरत ही नहीं पड़े।
उसके बाद देखो कुषाण शासकों को क्या बोलते थे, जितने भी कुषाण शासक थे उनको देवपुत्र कहते थे, यानी कि देवताओं का पुत्र कहते थे। ये उपाधि बाद में दिया गया इनको। उसके बाद जितने भी कुषाण के जो मृत शासक थे, जो मर गए राजा, ठीक है, सबका क्या बनाया जाएगा, मंदिर में मूर्ति बनाया जाएगा इसका। सभी राजाओं का देखो यहीं से शुरुआत हुआ, राजाओं की मूर्ति पूजा इसी कुषाणों से स्टार्ट हुआ। इससे पहले किसी भी राजा का मूर्ति पूजा नहीं होता था। अब राजा खुद ही, हाँ आपको बोले थे नहीं, ज़्यादा पहले जब पढ़ाए थे, एक समय के बाद राजा खुद ही क्या बोलेगा, हम खुद ही क्या है, भगवान है और हमको पूजो। जब हम लोग हड़प्पा काल के बाद यानी कि वैदिक काल जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसको मंदिर में रखा जाना है। उसके अलावा ये चीज़ और भी दिया गया कि नियमित रूप से कुषाणों ने क्या चलाया, सोने के सिक्के, कभी भी कंजूसी नहीं किया। और इसके अलावा अंत में क्या देखते हैं, यहीं से द्वैत शासन स्टार्ट किया था। द्वैत शासन ये क्या होता है, द्वैत शासन जो अंग्रेज के माध्यम से भी चला गया। जैसे कि प्रांतों का गवर्नर कोई और है और केंद्र पर शासन किसी और का है। जैसे भारत में जो शासन व्यवस्था कैसे चलता है, जैसे बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार पर केंद्र सरकार का भी कंट्रोल है और राज्य सरकार का भी कंट्रोल है। तो कुषाण भी अपने क्षेत्र पर इसी तरह से कंट्रोल करते थे। कुषाण अपने छोटे छोटे राज्यपाल को भी रखते थे अलग अलग क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ जो कुषाणों का हेड हुआ करता था, जो ये लोग जो थे, जैसे कि हविष कुआ वासुदेव हुआ, ये लोग ऊपर से भी कंट्रोल करता था और राज्यपाल के माध्यम से भी कंट्रोल करता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो द्वैत शासन अच्छे तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ और अंग्रेज के टाइम में भी हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ खास तो और इन्फॉर्मेशन एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर कुछ बचा हुआ रह गया हो तो। अच्छा, एक चीज़ हम लोग का कनिष्क के दरबार के विद्वान में एक चीज़ हमारा छूट गया था। उनका नाम है क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वही छूट गया। उनका नाम है क्या, नागसेन, या फिर जिनको क्या बोलते हैं, नागार्जुन। तो एक काम करते हैं, पहले वीडियो को पॉज कर लेते हैं तो नागार्जुन को लिख लेते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ हमारा रह गया था, जो कनिष्क के जो दरबारी विद्वान हम पढ़ रहे थे, तो कनिष्क के दरबारी विद्वान में एक हमारा रह गया था नागार्जुन के बारे में। देखो नागार्जुन की तुलना हम किससे करते हैं, मार्टिन लूथर से कम थे, क्योंकि ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है। अच्छा, नागार्जुन के बारे में एक और चीज़ देखो, ये दार्शनिक के अलावा क्या थे, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। सोचो ये इनका साइंटिस्ट का, जिस समय की सापेक्षता के सिद्धांत की बात कर रहे थे, रिलेटिविटी और थ्योरी, याद है उस दिन बताए थे, ई बराबर जो mc² वगैरह जो बाद में जाकर जो आइंस्टीन जिस थ्योरी को प्रूव करते हैं, एक्चुअली आइंस्टीन से बहुत पहले, जिस समय कि आइंस्टीन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसी टाइम नागार्जुन इस चीज़ को प्रूफ कर देते। ये अलग बात है कि यहाँ के वैज्ञानिक को विश्व के स्तर पर कोई पहचान नहीं मिला, समझ रहे हो। अगर पहचान मिला होता आज दुनिया आइंस्टीन को नहीं बल्कि किसको जाना होता, नागार्जुन को जाने होते। ये ई बराबर mc² बहुत बाद में प्रूफ किए, ये तो इस चीज़ को बहुत पहले समझा चुके थे लोगों को। तो जब अच्छा ये चीज़ जो लिखा हुआ है कि इसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं, दरअसल इसका उल्टा होना चाहिए था। इनको आइंस्टीन को ही कहना चाहिए था कि इनको बोलना चाहिए था कि भारत का क्या है, भारत का नागार्जुन है, या फिर यूरोप का नागार्जुन कह सकते हो। उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आए थे आइंस्टीन। मतलब न्यूटन अगर नहीं होता, कहते हैं ना कि अगर न्यूटन नहीं होता ना तो आइंस्टीन नहीं बन पाता। आइंस्टीन खुद भी कहते हैं कि अगर हम आइंस्टीन बने हैं तो न्यूटन के कंधे का इस्तेमाल करके हम बने हैं, ठीक है। और यही सापेक्षता के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, माध्यमिक सूत्र कहते हैं। तो देखो ये कुल मिला के हमारा आज का जो कुषाण वाला जो टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया हमारा पूरी तरह से। कल का जो टॉपिक होगा हमारा, जो मौर्योत्तर काल की जो आर्थिक और राजनीतिक नीति से रिलेटेड जो होगा वो हमारा, ठीक है। आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।